विमला अपनी 3 बेटियों निधि, सुमन और वर्षा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले एक गंभीर बीमारी के चलते उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी विमला के कंधों पर आ गई थी। विमला मेहनत मजदूरी करके और दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। अच्छा बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम तीनों पीछे से अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम आराम से जाओ, हम सब संभाल लेंगे। उसके बाद विमला अपने काम पर चली जाती है। विमला अपनी तीनों बेटियों के लिए खूब मेहनत करती थी। फिर माँ हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, हमें भी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे सुमन? मतलब हमें भी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए ताकि माँ को थोड़ा सहारा मिल जाए। तुमने सही कहा सुमन, हमारी माँ कब तक अकेले सब संभालेंगी? तभी वहाँ पर निधि आ जाती है। अरे दीदी, वैसे भी कुछ समय बाद हमारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद तो माँ को अकेले ही रहना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निधि? वो हमारी माँ है, उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, इतना काम करके हमें पाला पोसा, तो अब हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और रही बात शादी की, तो अभी हमारी शादी नहीं हुई और शादी के बाद भी हम माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि हम माँ को अपने साथ ही ले जाएंगे। देखो, तुम दोनों को जो करना है करो, मैं तो चली। ठीक है, अब से हम काम पर जाएंगे, तुम घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। निधि के जाने के बाद ये लड़की भी ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। कोई बात नहीं सुमन, तुम इसे छोड़ो, अब हम काम ढूंढने चलते हैं। उसके बाद सुमन और वर्षा काम ढूंढने जाती है। पहले तो उन्हें काम नहीं मिलता, फिर उन्हें दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम मिल जाता है। उसके बाद शाम को विमला के घर आने के बाद, अरे बच्चियों, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, तुम सब अकेले कैसे संभालोगी? अब तो तुम्हारी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहती है। हाँ माँ, वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। उसके बाद से सुमन और वर्षा भी काम करने लगी थी और विमला का हाथ बटाने लगी थी। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, मेरी तीनों बेटियां शादी लायक हो गई है, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। मैं इनकी शादी कैसे करवाऊंगी? सब कैसे होगा? विमला को अब अपनी तीनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी। विमला कुछ जगह सुमन और वर्षा की शादी की बात चलाती है, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। लेकिन फिर एक दिन, निधि, ओ निधि, इधर आना तो जरा। निधि अपने कमरे से आवाज लगाते हुए कहती है। हाँ माँ, अभी आई। लेकिन फिर भी निधि नहीं आती, तो विमला कमरे में जाती है। सुबह से बिस्तर में पड़ी है, ये नहीं कि कुछ काम करवा दूं। आज तेरी दोनों बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, कम से कम आज तो कुछ काम कर ले। क्या माँ, तुम भी ना, तुम वर्षा और सुमन से कह दो, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। हाँ, वो तो कर ही देंगी, वो बेचारी सुबह से काम में लगी थी, अब उन्हें तैयार भी तो होना है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से निधि घर का 1-2 काम करती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सरला नाम की एक महिला आती है। देखिए बहन जी, आपकी दोनों बेटियां बड़ी ही प्यारी है, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन देखिए, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए। अरे आप इन सब की चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपके दोनों बेटे नहीं आए? वो दरअसल मेरे बेटे मेरी सारी बात मानते हैं। मैं उनके लिए जैसी लड़की ढूंढूंगी, वो उसी से शादी कर लेंगे। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए और बस ये रिश्ता पक्का समझिए। जी ठीक है। उसके बाद सरला वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई, और तो और ये रिश्ता भी काफी अच्छा है। तुम दोनों को आगे दुख नहीं होंगे और तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगी। हाँ माँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद भी हम दोनों बहनें तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ माँ, बिल्कुल। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। बस तुम तीनों बहनें आगे जाकर सुखी रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके कुछ महीनों बाद विमला सुमन और वर्षा की शादी करवा देती है। शुरुआत में तो शादी के बाद सुमन और वर्षा विमला से मिलने आया करती थी और उसे कुछ पैसे देकर घर के खर्च में मदद किया करती थी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे आना कम कर देती है।
उसके कुछ समय बाद विमला की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगती है। अरे निधि बेटा, जरा मेरी दवाई ले आ। माँ, अब तो घर में पैसे भी नहीं है और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मैं भला दवाई कहाँ से लाऊं? अरे उस दुकानदार से दवाई उधार ले आ और उसे बोलियो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसके पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद निधि दुकान पर जाती है। फिर वो दवाई लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, अरे इसके पैसे कौन देगा? वो अभी माँ की तबीयत खराब है और हमारे पास पैसे नहीं है। फिर वो जब दवाई पीकर ठीक हो जाएंगी और काम पर जाएंगी तब वो आपके पैसे दे देंगी। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर पैसे हैं तो दवाई ले जाओ, वरना जाओ यहाँ से। उसके बाद निधि घर वापस आकर विमला को सारी बातें बताती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद विमला बीमार हालत में भी काम करके आती है, जिससे घर में राशन आता है और फिर वो अपनी दवाई ला पाती है। निधि एक नंबर की कामचोर लड़की थी। ना तो वो घर के काम में हाथ बटाती थी और ना ही बाहर का कोई काम करती थी। फिर अरे, मेरी दोनों बहनें तो आराम से अमीर घर में शादी करके इस मुसीबत से निकल गई और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। तब तो बड़ा कहती थी कि शादी के बाद माँ को अपने साथ ले जाएंगी। देखा, कोई भी किसी की मदद नहीं करता, सब कहने की बातें हैं। मुझे भी कुछ करना होगा। मैं इस तरह यहाँ पर नहीं रह सकती। माँ तो वैसे भी बूढ़ी हो गई है और कुछ ही दिन की मेहमान है, लेकिन मेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ, एक आइडिया है। मैं भी एक अमीर लड़का फंसाकर उससे शादी कर लेती हूँ, फिर मेरी भी जिंदगी आराम से बीतेगी। इस तरह निधि ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे एक यश नाम का लड़का मिलता है। यश बहुत ही अमीर लड़का था। उसके बाद निधि यश से शादी कर लेती है और फिर विमला के पास जाती है। ये क्या बेटी, ये कौन है? माँ, अब ये मेरे पति है। मैंने इनसे शादी कर ली। क्या कहा तूने? ना तो तूने मुझसे एक बार भी पूछा और ना ही मुझे कुछ बताया, और बिना कुछ बताए ही तूने अपने आप शादी कर ली। देखो माँ, मेरी तो अभी उम्र पड़ी है। मैं यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे भी बूढ़ी हो गई हो, इसलिए मैं तो चली। उसके बाद निधि भी अपने पति यश के साथ चली जाती है और विमला बिल्कुल अकेली रह जाती है। अपनी बीमार बूढ़ी माँ को इस तरह अकेले छोड़कर चली गई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जाने से पहले उसे शर्म भी नहीं आई। इस तरह विमला अकेली रहने लगी थी। वो बाहर का भी काम करती और घर का भी काम करती। उसकी अब तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा कर रही थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उससे मिलने ना तो सुमन, ना वर्षा और ना ही निधि, तीनों में से कोई भी नहीं आता। मुझे तो सुमन और वर्षा की चिंता हो रही है। वो दोनों पहले अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी। अब इतने महीनों से तो ना तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और ना ही मुझसे मिलने आई। निधि को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई और वो वापस मुड़कर मुझे देखेगी भी नहीं। लेकिन सुमन और वर्षा तो ऐसी नहीं थी। एक बार मैं उनके ससुराल जाकर देखकर आती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। उसके बाद विमला सुमन और वर्षा के ससुराल जाती है। क्या करने आई है आप यहाँ? जी, मैं अपनी बेटियों से मिलने आई हूँ। मुझे कई महीने हो गए उनसे मिले। वो ना तो मुझसे मिलने आई और ना ही उन्होंने मुझसे बात की। देखिए, वो दोनों तो घूमने फिरने में बिजी है। अभी भी बाहर घूमने गए हैं। जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आई थी। जी, लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, अब आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद विमला घर वापस आती है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या। वहीं दूसरी तरफ निधि जब अपने पति यश के साथ ट्रिप पर जा रही थी तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट आती है। निधि की सास नहीं थी, इसलिए विमला उन दोनों का बहुत ध्यान रखती है। उसके कुछ समय बाद विमला निधि को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा पानी करती है। ले बेटा, ये दवाई खा ले और उसके बाद ये कुछ फल है, इन्हें खा लियो, इससे तुझे ताकत मिलेगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे मुसीबत के समय में अकेला छोड़कर चली गई थी और मैंने सिर्फ अपना सुख देखा, जबकि तुमने मेरे दुख में इतना साथ दिया और मेरी इतनी सेवा की। कोई बात नहीं बेटा, सबसे गलती हो जाती है। विमला निधि को माफ कर देती है,
क्योंकि वो उसकी माँ जो थी। फिर कुछ समय बाद निधि बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विमला को सुमन और वर्षा की चिंता खाए जा रही थी। विमला को इतना परेशान देखकर, माँ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद विमला निधि को सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद जब निधि अपने पति यश के साथ सुमन और वर्षा के ससुराल जाती है तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि सरला उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी और उन्हें बहुत मारती पीटती थी। और तो और सुमन और वर्षा के पति भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उन्हें कहीं आने जाने भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो दोनों इतने समय से अपनी माँ से मिलने नहीं आ पा रही थी। फिर निधि और यश सुमन और वर्षा का तलाक करवाते हैं। उसके बाद वो दोनों उनके लिए अच्छे से लड़के ढूंढकर सुमन और वर्षा की दोबारा शादी करवा देते हैं। फिर निधि भी विमला को अपने साथ ही रखती है। वाह निधि, तुम तो बहुत समझदार हो गई, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और माँ का भी तुम इतने अच्छे से ध्यान रखती हो। हाँ निधि, अगर तुम नहीं होती तो हम उस नरक से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। आज तुम्हारी वजह से हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। कोई बात नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। दीदी? हाँ, आप दोनों मुझसे बड़ी है ना, और इतने भी हैरान मत होइए, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी। निधि की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और उसके बाद वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। मधुमती अभी तक अपने पति को कई बार आवाज लगा चुकी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मधुमती ने अभी एक दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, इनकी इस आदत में परेशान हो गई हूँ। कभी भी जवाब नहीं देते। अब पता नहीं घर में है भी या बाहर है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? तभी उसका पति नशे की हालत में घर के अंदर आता है और उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। ये क्या, तुम इतने नशे में घर के अंदर आए हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे और अब हमारे इस नवजात बच्चे को भी तुम्हारी कितनी जरूरत है। क्या करूं मैं, मेरा काम धंधा सब छूट गया है। तुम लोगों के बारे में इतना सोचूंगा तो अपने बारे में कब सोचूंगा? देखो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहीं से खाना ला दो। कैसी औरत है तू, पति को ही खाना लाने के लिए बोल रही है? अरे औरतें तो खुद खाना बनाती हैं और अपने पति को खिलाती हैं। क्या इस हालत में भी मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं? नशे में उसका पति वहीं पर ही गिर जाता है और सो जाता है। मधुमती हिम्मत करके रसोई में जाती है तो देखती है वहां सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब करे तो क्या करे। तभी वो घर से बाहर आकर पड़ोसन के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। अरे तुम इस हालत में यहाँ पर, सब ठीक तो है ना मधुमती? बहुत तेज भूख लगी है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? जानती हूँ तेरा पति तो शराब पीकर पड़ा होगा, उसे तो कमाना धमाना कुछ है नहीं। तो रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वो एक थाली में मधुमती के लिए खाना ले आती है। खाना खाने के बाद मधुमती को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो अपने बेटे को दूध पिलाती है और अपने पति को लगातार आवाज देती है, लेकिन उसका पति टस से मस नहीं हो रहा था। वो हिम्मत करके अपने पति को उठाने की कोशिश करती है तो देखती है उसका शरीर ठंडा पड़ा है। मधुमती रोने लगती है। मधुमती के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं और देखते हैं कि मधुमती का पति तो मर चुका है। मधुमती को कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों ने देखा भाला, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और वो भूखी प्यासी अपने बेटे को देखती। खाना ना मिलने की वजह से मधुमती बच्चे को दूध पिलाने में भी असमर्थ हो गई। मेरा बेटा भूख से बिलबिला रहा है, मुझे इसके लिए दूध लाना ही होगा। फिर वो एक बर्तन उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। छुपते छुपाते वो कई घरों में जाकर देखती है। फिर एक घर के बाहर आंगन में उसे दूध गर्म होते हुए दिखाई देता है। वो दबे पांव वहां जाती है और बर्तन में दूध निकाल कर ले आती है। मैं दूध ले आई, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। मधुमती दूध ठंडा करके बच्चे को दूध पिलाती है। पेट भरकर दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ी देर के लिए सो जाता है। मधुमती को भी भूख लगी थी। वो पड़ोसी के घर जाती है। वो 2 रोटी मधुमती को दे देता है
खाना खाने के बाद मधुमती के दिमाग में अपने पड़ोसी की बात ही चल रही थी कि तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, कोई काम करो। अजीब लोग हैं, काम करने का मशवरा देते हैं और जब मैं काम मांगती हूँ तो कोई भी काम नहीं देता। सब कहते हैं कि काम है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं, चोरी करूं? तभी मधुमती चोरी करने की ठान लेती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह फिर मधुमती छुपते छुपाते उस घर जाती है जहां उसने कल दूध लिया था। वो देखती है कि एक औरत चूल्हे पर दूध चढ़ा रही है। वो दूध चढ़ाकर जैसे ही अंदर जाती है, मधुमती बर्तन भरकर दूध वहां से ले आती है। उसके जाने के बाद, अरे पतीले का मुंह तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, दूध कहाँ गया? वो इधर उधर देखती है लेकिन कहीं कोई नहीं था और मधुमती दूध लाकर अपने बेटे को पिलाती है। इसी तरह कई बारी मधुमती वहां से दूध चोरी कर लाती है और अपने बेटे को पिलाती है। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी उसे एक घर के बाहर छोटे बच्चे के सुंदर कपड़े सूखते हुए दिखाई दिए। वो इधर उधर देखती है और फिर वहां से 2-4 जोड़ी कपड़े उठा लेती है। जानती हूँ भगवान, मैं चोरी करती हूँ, ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे इस गरीब बच्चे के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मधुमती बहुत दिनों बाद अपने बेटे के कपड़े बदलती है। आज वो अपने बेटे को सुंदर कपड़े पहनाती है कि तभी उसकी पड़ोसन वहां आती है। मधुमती, मेरे पति आने वाले हैं, लेकिन मुझे बाजार से सब्जी लानी है। क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे घर को देख सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी इतनी सहायता करती हो, क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती? वो अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोसन के घर चली जाती है। कुछ ही देर में मधुमती सारे घर को छान देती है। वो एक जगह देखती है, कुछ पैसे रखे हैं। वो उनमें से आधे पैसे उठा लेती है। तभी पड़ोसन का पति वहां आ जाता है। मधुमती उससे बोलती है कि आपकी पत्नी अभी आने वाली है। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। इतने पैसे हैं कि मैं इससे अपने लिए थोड़ा बहुत राशन पानी ला सकती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं लाऊंगी, वरना पड़ोसन को शक हो जाएगा। अगले दिन मधुमती उन पैसों से थोड़ा सा राशन खरीद कर ले आती है। आते समय वो उस औरत की बातें सुनती है जिसके घर से वो दूध चुराती थी। पता नहीं कौन इतनी ताक में बैठा रहता है, जैसे ही दूध चढ़ाती हूँ तभी दूध चोरी हो जाता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, मैंने अपने चूल्हे के ऊपर लोहे की जाली लगा दी है। अरे, तुमने तो अपने दिमाग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, अब तो चोर की हिम्मत ही नहीं होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? बच्चे के लिए दूध तो मैं यहीं से लेकर जा रही थी। कितने चालाक लोग हैं, देखो तो, जाली लगाकर ताला लगा दिया। इसी तरह गांव के सभी घरों में छोटी मोटी चोरी करके मधुमती जैसे तैसे अपना और अपने गरीब बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। उसका बेटा अब 11 महीने का हो चुका था। एक दिन, अब तो मुन्ना काफी बड़ा हो गया है, लगता है गांव के कुछ अमीर घरों में जाकर काम मांगूंगी तो मिल जाएगा। ये सोचकर मधुमती एक ठाकुर के यहाँ जाती है। वो उसे काम नहीं देता। फिर वो दूसरे अमीर आदमी के पास जाती है, वो भी उसे काम नहीं देता। फिर वो एक सरपंच के यहाँ जाती है और सरपंच उस पर दया करके उसे बर्तन मांजने की नौकरी दे देता है। सरपंच की रसोई में एक रसोइया था और अब मधुमती भी वहां पर बर्तन मांजने का काम करने लगी। एक दिन जब रसोइया रसोई में नहीं था तो मधुमती ने वहां पर रखी हुई मिठाई खा ली और अपने बेटे को भी खिला दी। अरे, यहाँ पर 4 बर्फी रखी थी, अब यहाँ पर 2 ही बर्फी हैं। मधुमती, तुमने बर्फी खाई है क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, मेरे को आए हुए यहाँ पर अभी 4 दिन हुए हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती और मेरा तो ध्यान भी नहीं गया कि वहां पर बर्फी रखी थी। अब हो सकता है कोई बिल्ली आकर खा गई हो। रसोइया मधुमती की बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन अब रसोई से कुछ न कुछ गायब हो जाता और रसोइये का सारा शक मधुमती पर ही जाता। वो ये बात सरपंच को बता देता है। सरपंच मधुमती के जाने के बाद रसोई में कैमरा लगा देता है और फिर वो देखते हैं कि मधुमती बहुत सारी चीजें चुरा चुरा कर एक थैले में रख लेती है और घर चली जाती है। हे भगवान,
कैसी चोर है। सुनो जी, देख क्या रहे हो, अभी बुलाओ और उसे नौकरी से निकाल दो। नहीं, मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं इस गांव का सरपंच हूं और यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये चोरी कर रही है तो इसमें इसके कसूर से ज्यादा हम लोगों का कसूर है। शायद हमने इसके दर्द को समझा नहीं। हो सकता है इसने लोगों के घरों में भी चोरी की हो। फिर तुम क्या करोगे, इसे जाने दोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करूंगा। कल मैं मधुमती से बात करूंगा। अगले दिन जब मधुमती आती है तो सरपंच उसे अपने लैपटॉप पर मधुमती को चोरी करते हुए दिखाता है। अपने आप को चोरी करते हुए देखकर मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो सरपंच के पैर पकड़कर रोने लगती है। रो मत मधुमती, और मुझे बता आखिर तूने चोरी क्यों की? सरपंच जी, आपको तो पता ही है, मेरे बेटे के जन्म लेने के दूसरे दिन ही इसके पिता शराब पीकर गुजर गए। कुछ दिन लोगों ने देखभाल की, लेकिन उसके बाद सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैं किसी से कुछ मांगती तो सब मुझे खूब सुनाते कि तुम्हें काम करना चाहिए, और जब मैं काम के लिए बोलती तो कहते कि काम नहीं है। भूख प्यास के कारण मैं अपने बेटे को दूध पिलाने में भी असमर्थ हो गई। तब मैंने पहली बार अपने बेटे के लिए दूध की चोरी। फिर दूध वाली ने भी उस पर ताला लगा दिया। सब मेरे हालात पर हंस रहे थे, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। बस तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए चोरी करूंगी। चोरी करना गलत बात है, आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। देखो, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है। तुमने इसके सामने ही चोरी की है। ये भी तुम्हें देख देख कर एक दिन चोर बन जाएगा। ये तो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मधुमती। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें काम नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें ये करना पड़ा, लेकिन इस मजबूरी को छोड़ दो और मेरे पास ईमानदारी से काम करो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जानते बूझते चोर को नौकरी दे रहे हो? मुझे लगता है मधुमती ने अपने आप को चोरी करते हुए देखा है, इसीलिए अब वो कभी चोरी नहीं करेगी। लेकिन अगर आज मैंने उसे निकाल दिया तो एक दिन मधुमती के साथ साथ उसका बेटा भी चोर बन जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि एक और चोर इस गांव में बने। सरपंच जी, मैं भी वादा करती हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी और ईमानदारी से अपने बच्चे का और अपना पेट पालूंगी। और फिर मधुमती ईमानदारी से काम करने लगी।